हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिमिटिंग रिएजेंट से ही रिलेटेड है। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड इन द गिवन रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ H2O बना रहा है। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है यानी कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारा बना रहा है 2 मोल ऑफ H2O यानी कि 36 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, तो हमें निकालना है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड इन द गिवन रिएक्शन इफ 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्सड विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे तो 4 ग्राम 32 ग्राम से रिएक्ट करके 36 ग्राम बना रहा है, पर अगर 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हम लें और उसको मिक्स करें 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो ऐसा मतलब क्या कितना मास हाइड्रोजन का बच जाएगा जो कि रिएक्ट ही नहीं हुआ। तो इस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले बताना होगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड है, 4 ग्राम रिक्वायर्ड है। अब हम लोग एक सिचुएशन जस्ट एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए अगर 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए तो फिर कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन सही में चाहिए होगा। जैसे इसका 8 ग्राम और इसका 16 ग्राम गिवन है, पर अगर 8 ग्राम कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए तो कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो 8 ग्राम के साथ कितना रिक्वायर्ड होगा, 32/4 × 8। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, पर यहाँ पे गिवन कितना है, केवल 16 ग्राम। यानी कि यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, ऑक्सीजन। एक और तरीके से देखते हैं, अगर मान लीजिए 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है तो कितना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर होगा। तो मान लीजिए 32 ग्राम के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 4 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, तो 16 ग्राम के साथ कितना होगा, 4/32 × 16। इसको हम डिवाइड किए तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आ गया, पर हमारा 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कितना दिया हुआ है, 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में रिएक्ट कितना कर रहा है, 2 ग्राम। तो यानी कि बच कितना जाएगा, हाइड्रोजन विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, उसका मास कितना होगा, 8 - 2 विच इज 6 ग्राम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 ग्राम, विच इज ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द रिएक्शन 2p + q जो कि प्रोडक्ट R बना रहा है, 8 मोल ऑफ p एंड 5 मोल ऑफ q विल प्रोड्यूस कितना मोल ऑफ R। सो द रिएक्शन इज 2p + q जो कि प्रोडक्ट R बना रहा है। तो क्वेश्चन में हमारा गिवन है कि p का 8 मोल यूज़ हो रहा है और q का 5 मोल यूज़ हो रहा है, तो R का कितना मोल बनेगा। अब ये चीज़ कैसे डिसाइड होता है, ये चीज़ डिसाइड होता है लिमिटिंग रिएजेंट से। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए p के 2 मोल से और Q के 1 मोल से रिएक्ट करके R का 1 मोल बन रहा है, तो Q के 5 मोल और P के 8 मोल से कितना बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए सपोज अगर हम लोग बोले कि 5 मोल, हम लोग जस्ट एक सिचुएशन ले रहे हैं कि अगर 5 मोल ऑफ Q कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है तो कितना मोल ऑफ P रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अगर 5 मोल ऑफ Q के कंप्लीट रिएक्शन के लिए P का कितना मोल यूज़ होगा या P का कितना मोल रिक्वायर्ड होगा, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे Q के 1 मोल के लिए 1 मोल फॉर Q, 2 मोल P का लग रहा है, तो 5 मोल Q के लिए 2 × 5 10 मोल P का लगेगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 मोल के साथ 8 मोल रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 10 मोल ऑफ P। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितना हमें रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P उतना यहाँ नहीं प्रेजेंट है। तो यानी कि P जो है वो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, वो रिएक्शन को लिमिट कर देगा। सो हम लोग अब मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P से डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ R कितना फॉर्म होगा। तो देखिए अगर यहाँ 2 मोल से 1 मोल ऑफ R बन रहा था, तो 8 मोल से कितना मोल ऑफ R बनेगा। इसके लिए हम लोग फिर यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हैं। 2 मोल ऑफ P से 1 मोल ऑफ R बन रहा है, तो 8 मोल ऑफ P से 1/2 × 8 मोल ऑफ R बनेगा, यानी कि कैलकुलेट करेंगे तो 4 मोल्स ऑफ
R। ये हमारा आंसर हुआ। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है ये। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। स्टोशियोमेट्री से ही रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोशियोमेट्री में हमारा ये परसेंटेज यील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो द वेट ऑफ लाइम ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 200 kg ऑफ 95% प्योर लाइम स्टोन इज। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन क्या होगा। सो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग लाइम स्टोन बोलते हैं, इसको हीट किया गया, ठीक है, और हमारा ये बनाता है CaO प्लस CO2। इसको हम CaO को हम लोग लाइम बोलते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइम स्टोन बोलते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट मान लीजिए अगर 100 kg प्रेजेंट है, सो CaO का कितना kg फॉर्म होगा अगर दोनों का एक एक मोल है तो 56 kg फॉर्म, ठीक है। इसका 40 और इसका 60 मिलाकर 56 हुआ। सो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर वेट ऑफ लाइम हमें निकालना है, अगर 200 kg ऑफ लाइम स्टोन जो कि 95% प्योर ऑफ 200 kg, मतलब हम लोग डायरेक्ट 200 kg एज अ वैल्यू मास यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग इसका 95% निकालेंगे जो कि एक्चुअली रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 95/100 इंटू 200 सबसे पहले हम करेंगे। सो हमारा आ जाएगा 10 to 9 18 19 190 kg। तो एक्चुअल में 200 kg ना रिएक्ट करके 190 kg रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि 200 kg ऑफ लाइम स्टोन है पर 95% प्योर लाइम स्टोन है। सो 190 kg अगर रिएक्ट कर रहा है तो फिर कितना वेट ऑफ लाइम फॉर्म होगा। सो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हम लोग सिंपली इसको कर सकते हैं। 100 से 56 बन रहा है तो 1 से 56/100 बनेगा और 190 से 56/100 इंटू 190। सो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो 56 इंटू 90 हमारा 106 के आसपास 106.4 ग्राम फॉर्म होगा लाइम का। सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी। थैंक यू। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ H2SO4 गिव्स 272 ग्राम ऑफ CaSO4 देन फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होगा। CaCO3 अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, सो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, CaSO4 प्लस H2CO3। अब हमारा क्वेश्चन में बोला है कि अगर 300 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है तो हमारा 272 ग्राम ऑफ CaSO4 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल यील्ड दिया हुआ है, पर अगर इसका हम लोग थ्योरिकल यील्ड निकाले तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग मास जानते हैं कि 100 ग्राम होता है और कैल्शियम सल्फेट का जो मास होगा वो 136 ग्राम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इसके एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है, यानी कि अगर इसका 100 ग्राम हम लोग यूज़ करें तो इसका 136 ग्राम फॉर्म हो रहा है। तो अगर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से 136 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट बन रहा है तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 136/100 ग्राम। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 300 ग्राम से कितना बनना चाहिए, बना तो 272 है बट कितना बनना चाहिए थ्योरेटिकली। सो 300 ग्राम अगर हम लोग देखें 136 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 300, तो ये हमारा आ जाता है 3 6 जा 80, 13 3 जा 39 और 40, 408 ग्राम हमारा इतना बनना चाहिए, पर बना कितना 272 ग्राम। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट क्या हुआ, तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्चुअल में कितना बना 272 डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए था 408 इंटू 100, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं।
परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला हो गया कि एक्चुअल में कितना फॉर्म हुआ है, थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए था। तो अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमारा अप्रॉक्स आ जाएगा 66.66% के आसपास। ठीक है, तो आंसर देखते हैं हमारा किस में मैच कर रहा है। ऑप्शन ए हमारा 66.66%। The next question is, find number of moles of oxygen required for complete combustion of 1 mole of propane। हमारा प्रोपेन का क्या फॉर्मूला होता है? C3H8। अब इसके कंबशन के लिए 1 मोल ऑफ कंबशन के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे? तो सबसे पहले आइए हम इक्वेशन लिखते हैं। तो C3H8 प्लस ऑक्सीजन O2 क्या गिव करेगा? अगर कंबशन हो रहा है तो CO2 प्लस H2। अब सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। अब बैलेंस करने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए CXHY है, तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो निकालने के लिए हम लोग x + y/4 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहले आगे देख लेते हैं। और CO2 अगर है तो CO2 निकालने के लिए जितना x यहाँ पर है उतना CO2 हो जाएगा। ये ऑक्सीजन के लिए हो गया, ये CO2 के लिए हो गया। और हमें वाटर का अगर निकालना है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स, तो उसके लिए फिर हम लोग y/2 करते हैं, इससे H2O का निकल आता है। तो अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो 3 ऑक्सीजन निकालने के लिए 3 + 8/4 हमारा क्या आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 5। CO2 के लिए x जो है 3 है, तो यहाँ पे सीधे 3 लिख दिए। H2O के लिए हमारा y जो है वो 8 है, तो y/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब क्वेश्चन क्या था कि 1 मोल प्रोपेन के लिए कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? तो आंसर सिंपल यहाँ पे दिख रहा है कि ये 1 मोल ऑफ प्रोपेन है और हमने कैलकुलेट करके निकाला 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी एम्पेरिकल फार्मूला के ही ऊपर है। सो द क्वेश्चन इज, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH2O and 0.0835 moles of the compound contains 1 gram of hydrogen. Molecular formula of the compound क्या होगा? सो क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन से सिमिलर ही है, बस वैल्यूज़ और डेटा कुछ डिफरेंट दिए हुए हैं। आंसर हमारा वही आएगा, बस तरीका दूसरा है। ठीक है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एम्पेरिकल फार्मूला के मास और मॉलिक्यूलर फार्मूला के मास और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को यूज़ करते हुए निकाला था। यहाँ पे दूसरा तरीका है, जैसे कि 0.0835 मोल्स दिया हुआ है, कंटेन करता है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 0.0835 मोल्स कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मोल will contain 1/0.0835 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। जब हम इसे सॉल्व करते हैं फर्दर, ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट हटा के डिवाइडेड बाई 835 करेंगे तो हमारा नियर अप्रॉक्स 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होगा। सो वैसे ही 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया कि 12 एटम, मतलब 12 हाइड्रोजन एटम का बात हो रहा है। हम लोग देख लेते हैं कि 12 हाइड्रोजन एटम किस में है। सो इसमें तो 10 है, इसमें 8 है और इसमें 12 है। सो हमारा आंसर डायरेक्टली बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए आ जाता है ऑप्शन ए। So the next question is based on empirical formula. The question is, the empirical formula of a compound is CH2O. Its molecular weight is 180 and the molecular formula of a compound is, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला को कंपाउंड निकालना है और उसके लिए एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है और उस मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो हमारा दिया हुआ है 180। सो व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड? तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालेंगे।
मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास है डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो मास है, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास हमें गिवन है 180 और एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्या मास होगा देखिए, 12 + 2 + 16 30 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 30 हम लोग रख दिए और इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमारा क्या है 6 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O से। तो हमारा क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा C6, यहाँ C6 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो H12 और O6। सो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। सो दिस इज द आंसर। आइए देखते हैं मोल कंसेप्ट से ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज टू होल्ड ट्रू then 20.8 gram of BaCl2 on reaction with 9.8 gram of H2SO4 will produce 7.3 gram of HCl and dash ग्राम ऑफ BaSO4। हमें बताना है कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है तो रिएक्शन BaCl2 प्लस H2SO4 का ग्राम दिया हुआ है BaCl2 का और कुछ ग्राम दिया हुआ है H2SO4 का, तो कितना ग्राम BaSO4 का बनाएगा और 7.3 ग्राम ऑफ HCl बना रहा है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो HCl प्लस BaSO4 इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। BaCl2 यहाँ पे 2HCl लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन तो सिंपल है, पर अब क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में इतना टेंशन रहता है कि जनरली स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कर देते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का बात कर रहा है, वो चीज़ दिमाग से निकल जाता है। लोग इसमें मोल कंसेप्ट का इधर उधर लगाने लगता है, अच्छा इतने मोल में इतना ग्राम तो फिर कितने मोल में कितना ग्राम, और फिर वहाँ पे सब गड़बड़ हो जाता है। तो एकदम माइंड को शांत रखिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल रहा है, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे किसका क्या स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, किसका कितना मोल है, इससे कोई मतलब नहीं, सिंपल लॉ है, उसको अप्लाई करना है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट यानी कि रिएक्टेंट दोनों हो गया ना, BaCl2 H2SO4, तो मास ऑफ BaCl2 प्लस मास ऑफ H2SO4 will be equal to mass of HCl plus mass of BaSO4, और हमें यही चीज़ निकालना है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। BaCl2 का क्या ग्राम मास दिया हुआ है 20.8 ग्राम प्लस H2SO4 का दिया हुआ है 9.8 ग्राम, ठीक है। HCl का मास दिया हुआ है 7.3 ग्राम और हमें ये निकालना है मास ऑफ BaSO4। सो ऐड करते हैं हम 16 30.6 और ये इधर आके माइनस हो जाएगा 7.3, सो 3.3 ग्राम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मास ऑफ BaSO4 इज इक्वल टू 23.3 ग्राम। दिस इज द आंसर। कौन से ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माय नेम इज अर्पिता पराशर, करेंटली परसिंग माय MBBS फ्रॉम MGM जमशेदपुर। आज हम लोग मोल कंसेप्ट के ऊपर ही कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज 11.35 liter of a gas at STP weighs 14 gram. The gas could be, हमें बताना है कि अगर 11.35 लीटर पे एट STP अगर गैस का वेट 14 ग्राम है
तो कौन सा गैस हो सकता है? सो ये पता करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट पता करना होगा। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? किसी भी गैस या फिर किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस के 1 मोल में जितना मास है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो हमें यहाँ पे अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट पता करना है तो देखिए कंडीशन क्या है, एसटीपी का दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी 22.7 लीटर कंटेन करता है। 22.4 भी कहीं कहीं चलता है, पर 22.7 अभी लेटेस्ट के हिसाब से लाइक रिलेवेंट है। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अगर 11.35 लीटर में अगर वो 14 ग्राम वे कर रहा है तो 1 लीटर में कितना करेगा? 14/11.35, ठीक है। और अगर 1 लीटर में इतना कर रहा है तो 22.7 लीटर में कितना करेगा? सो 14/11.35, 14/11.35 इंटू 22.7। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 22.7 लीटर में वो कितना मास कंटेन कर रहा है ये आ जाएगा, और इनडायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा कि 1 मोल ऑफ गैस में वो कितना वेट कर रहा है, तो यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा गैस है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये 2 से कट जा रहा है और 14 2 28 ग्राम आ रहा है, ठीक है, 28 ग्राम। सो ये आंसर है, मतलब वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि 28 ग्राम किसका। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन N2 है ना, तो 28 ग्राम इसका हो जाएगा 1 मोल में, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर वेट 28 है। तो सो द गैस इज नाइट्रोजन। ऑल्सो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी वेट जो है वो 28 ग्राम होगा, जैसे कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, सो ये 28 आ गया। सो द आंसर विल बी बोथ बी एंड सी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। लिमिटिंग रिएजेंट से ही रिलेटेड हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, 12 मोल्स ऑफ ईच A and B आर अलाउड टू रिएक्ट एज गिवन। रिएक्शन हमारा दिया हुआ है 3A + 2B C + ½ D। If 60 ग्राम of D is produced, then atomic mass of D is। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अच्छा 12 मोल्स ऑफ A और 12 मोल्स ऑफ B दोनों लिया गया है, ठीक है, और हमारा कितना मोल्स ऑफ D बनेगा, सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं। तो ये निकालने के लिए पिछले क्वेश्चंस की ही तरह अगर 3 मोल्स ऑफ A है तो 2 मोल्स ऑफ B बन रहा है और ½ मोल्स ऑफ B बन रहा है। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा इसमें। तो अगर मान लेते हैं कि 12 मोल्स ऑफ A कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, तो कितना मोल्स ऑफ B रिक्वायर्ड होगा? तो अगर देखिए अगर 3 मोल्स A के लिए 2 मोल्स B चाहिए, तो 12 मोल्स के लिए 2/3 × 12 यानी कि 8 मोल्स ऑफ B रिक्वायर्ड, ठीक है। तो 12 मोल्स ऑफ A के लिए 8 मोल्स ऑफ B रिक्वायर्ड है, पर यहाँ गिवन क्या है 12 मोल्स और 12 मोल्स ऑफ A के साथ 12 मोल्स ऑफ B भी दिया हुआ है, लेकिन रिएक्ट कितना करेगा? 8 मोल्स ही करेगा, यानी कि B हमारा एक्सेस में बच जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? हमारा A जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। एक और तरीके से देख सकते हैं, मान लीजिए 12 मोल्स ऑफ B कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना चाहिए होगा? तो हम लोग देख सकते हैं अगर 2 मोल्स B के साथ 3 मोल्स A रिएक्ट कर रहा है, तो 12 मोल्स B के साथ 3/2 × 12 यानी कि 18 मोल्स of A is required, ठीक है। तो 12 मोल्स ऑफ B के साथ रिएक्ट करने के लिए 18 मोल्स ऑफ A चाहिए, पर हमारे पास अवेलेबल ही कितना है? 12 मोल्स, यानी कि A जो है यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ये रिएक्शन को लिमिट कर देगा, है ना। तो
अब इस लिमिटिंग रिएजेंट से हम लोग डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी कितना फॉर्म होगा। तो 3 मोल्स ऑफ ए से हाफ मोल ऑफ डी बन रहा है, तो 12 मोल्स ऑफ ए से कितना मोल ऑफ डी बनेगा? हाफ इंटू 3 इंटू यहाँ 12, 2 मोल्स ऑफ डी बनेगा। क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है कि अगर हम 12 मोल दोनों का लेते हैं तो 60 ग्राम ऑफ डी प्रोड्यूस हो रहा है। हमारा क्या है? 2 मोल्स ऑफ डी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ये 60 ग्राम ऑफ डी जो है इक्विवेलेंट है 2 मोल्स ऑफ डी से। अब हमें क्या निकालना है? एटॉमिक मास ऑफ डी। तो अगर 2 मोल ऑफ डी का मतलब 60 ग्राम हुआ तो 1 मोल ऑफ डी का मतलब कितना हो जाएगा? 30 ग्राम। ठीक है, तो एटॉमिक मास डी का क्या हो जाएगा? 30। तो देखते हैं ऑप्शन किस में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा 30 ये आंसर है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ।